हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। संपूर्ण उत्तराखंड के इतिहास के तहत अजय रावत की जो हम पुस्तक देख रहे हैं, आज उसका देखेंगे हम 15वां भाग। इससे पहले हमारी 14 क्लास आ चुकी हैं। आज हमारा है चैप्टर नंबर 5, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। इसका हम दूसरा भाग देखने वाले हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। एक तो हमारे 5 हम कुमाऊं कमिश्नरों के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं। छठे कुमाऊं कमिश्नर रैमजे के बारे में देखेंगे, आखिर क्यों उन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। इसी के साथ साथ गंगनाथ बाबा को क्यों मरवाया गया, उनकी उत्पन्न होने की कहानी हम जानेंगे। इसी के साथ गोलू देवता जो हैं, उनके जन्म से रिलेटेड कुछ आश्चर्यजनक घटनाओं के बारे में हम सीख पढ़ेंगे। तो पूरा सेशन आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, पिछला वीडियो भी ज़रूर देखें। और इन सभी जो भी हमारी क्लास हुई हैं उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए बिल्कुल चिंता न करें, लगातार सेशन देखते रहें। और आज हमारा है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का दूसरा भाग। सेशन पसंद आते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें, क्योंकि जिनके जिनके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब देखते हैं आज के हमारे टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं। आज के हमारे टॉपिक हैं छठे कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे, ब्रिटिश कुमाऊं में भू अधिकार संबंधी अधिकार, उत्तराखंड की पारंपरिक न्याय व्यवस्थाओं के बारे में देखेंगे। इसी के साथ जल प्रबंधन से रिलेटेड 2 एक्ट थे, उनके बारे में जानेंगे। ये हमारा दूसरा भाग है। अभी 2 वीडियो से रिलेटेड और आएंगे हमारे ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड। तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के बारे में, जिनका कार्यकाल कमिश्नर के तौर पे 1856 से 84 के बीच था। अगर ये पूछा जाता है कमिश्नर के तौर पे इनका कितना कार्यकाल था, तो इनका कार्यकाल था 28 साल। लेकिन प्रशासक के रूप में इन्होंने कितने साल काम किया है, प्रशासन यानी अधिकारी के तौर पे इन्होंने कितने वर्ष काम किया था, तो ये टोटल किया था इन्होंने 44 वर्ष। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना है आपने। सबसे पहले विशेष काम की तरफ इनका अगर नज़र डालें, ये जो इन्होंने किया था कमिश्नर बनने से पहले, कुष्ठ रोगियों हेतु इन्होंने विशेष काम किए थे, क्योंकि कुष्ठ रोगियों को उस समय पे अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। तो एक स्थल है हमारा गणेश का गैर, यहाँ इन्होंने इनके लिए रहने की व्यवस्था करवाई, यानी कुष्ठ रोगी जो होते थे उनके रहने की व्यवस्था कराई 1848 में। एक सवाल है आपके लिए, आपने बताना है ये गणेश का गैर नामक जो स्थल है ये किस जिले में है वर्तमान में। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं इनसे रिलेटेड। कमिश्नर बनने से पहले 1854 में इन्होंने कुष्ठ आश्रम और बहुत से कुष्ठ चिकित्सालय बनाए थे। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट, तराई में इन्होंने नहरों का निर्माण कराया। तराई को वास्तविक रूप से बसाने का श्रेय चंदों के बाद इन्हीं को जाता है। तो तराई में इन्होंने नहरों का निर्माण कराया, जिससे कि सिंचाई की जा सके, अच्छे से खेती की जा सके। 219.6 किलोमीटर लगभग इन्होंने नहरों का निर्माण करा दिया था। इन्हीं के समय पे, इन्हीं के कमिश्नर रहते हुए 1883 में तराई इम्प्रूवमेंट फंड आया था, यानी तराई को बसाने का इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, जिसके तहत तराई के विकास करने के लिए बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से, यानी आसपास के जितने भी हमारे प्रदेश हैं वहाँ से यहाँ बसाए गए। पंजाब से, उत्तर प्रदेश से यहाँ ये बसाए गए। तराई इम्प्रूवमेंट फंड के तहत तराई का बसाने का काम इन्होंने किया था। अब देखते हैं इसके अलावा और इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की तरफ नज़र डालते हैं। 1857 में इन्हीं के टाइम पे नैनीताल स्कूली शिक्षा का केंद्र बन चुका था, जिसके तहत बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई, जिसमें कुछ प्रमुख संस्थान हैं। शेरवुड स्कूल 1867 में स्थापित किया गया। 1869 में ऑल सेंट्स कॉलेज की स्थापना की गई। 1877 में स्टॉनले स्कूल की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में बिरला स्कूल के नाम से जाना जाता है। 1878 में सेंट मैरीज कॉन्वेंट की स्थापना की गई। 1884 यानी 84 में वेलेजली हाई स्कूल की स्थापना की गई। अब इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हमारे संपूर्ण भारत में हुई थी 1857 की क्रांति। अब इनके काम इतने बढ़िया थे, ये कहें कि जनता अगर मैं कहूँ तो कुमाऊँ के जो चंद वंश के राजा थे उनसे भी त्रस्त थी, गोरखाओं से भी
त्रस्त थी, गढ़वाल के परमार राजवंश के राजाओं से भी त्रस्त थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ तो उन्हें लगने लगा, जनता को लगा कि ये वाकई हमारे हित के लिए सोचते हैं। तो 1857 की क्रांति का हमारे यहाँ बिल्कुल भी कोई असर नहीं रहा। तो 1857 की क्रांति के समय अगर कमिश्नर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया सवाल है ये, तो 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर थे रेमजे, जिन्हें रामजी साहब भी कहा जाता है। बहुत सारे यानी जो पड़ोसी राज्यों से लगे हुए हमारे ज़िले थे, वहाँ के बहुत सारे यूरोपीय अधिकारी कमिश्नरों ने हमारे उत्तराखंड में इसी वजह से शरण भी ली थी। तो क्रांति के समय रुहेलखंड के कमिश्नर अलेक्जेंडर ने हमारे उत्तराखंड में शरण ली थी। बहुत सारे यूरोपीय अधिकारी और भी आए थे, ये ध्यान देना है। एक एक संगठन हमने सुना होगा, क्रांतिवीर, आपने लिख के बताना है ये किन का है। तो क्रांतिवीर संगठन को 1857 की क्रांति के दौरान ही बनाया गया था। और इस क्रांतिवीर संगठन की जो रचना जिसने की थी वो आपने बताना है। इसको मदद की थी अवध के नवाब ने। क्रांति के दौरान अगर आपको बताएं, सितंबर के समय पे एक दिन के लिए हल्द्वानी पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया था, लेकिन ब्रिटिश सेना ने उनको अगले दिन ही खदेड़ दिया था। रेमजी ने जो इस दौरान 1857 की क्रांति के दौरान गोरखा सैनिकों की भी काफ़ी मदद ली, ताकि जितने भी अगर आंदोलनकारी अगर कोई आते हैं, विद्रोही कोई भी आते हैं, तो उनको भगाया जा सके। तो रणवीर सेना का गठन किया रेमजे ने गोरखा सैनिकों को लेकर 1857 की क्रांति के दौरान। सारे पॉइंट अपने याद रखने हैं। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ चलते हैं। 1858 में देश के पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की गई। ये भारत का भी पहला मेथोडिस्ट चर्च था जिसकी स्थापना नैनीताल में की गई, और इसे स्थापित करने का श्रेय जाता है पादरी विलियम बटलर को। महत्वपूर्ण फैक्ट है। आपदा प्रबंधन पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया था, ये भी ध्यान रखना है हमने। हम जानते हैं हमारे पहाड़ी क्षेत्र काफ़ी आपदाग्रस्त रहते हैं, बर्फबारी होते रहती है, यहाँ पर बाढ़ भी भयानक सी आती है, बादल फटने की घटनाएं भी होती रहती हैं। तो इन पर विशेष ध्यान किस कमिश्नर ने दिया अगर पूछा जाता है कि आपदा प्रबंधन किया जा सके, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट किया जा सके, तो रेमजे ने इस पर काफ़ी काम किया। 1867 यानी 67 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी की गठन किया गया। 1880 में एक बहुत ही भयानक भूस्खलन हुआ था नैनीताल में। तो उस भूस्खलन के बाद उबरने के लिए 79 किलोमीटर निकास नालियों का निर्माण किया गया था नैनीताल में, जो वर्तमान में भी मौजूद हैं। अगर मैं कहूँ नैनीताल का वर्तमान स्वरूप किसने बसाया, तो उसे वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय भी रेमजे को ही जाता है। इनके इन्हीं कार्यों की वजह से इनको कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अगला देखते हैं, नैनीताल कमिश्नरी का विकास भी इन्होंने ही किया था। अल्मोड़ा से नैनीताल में जो कमिश्नरी लेके आए थे वे थे हमारे बैटन, लेकिन इसको विकसित करने का श्रेय जाता है रेमजे को। बैटन का एक बंदोबस्त आया था, 20 साला बंदोबस्त 1840 में। तो 1860 तक इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से यानी प्रभावी रूप से चलाने का श्रेय जाता है हमारे कमिश्नर और रेमजे को। वन संरक्षण पर भी इन्होंने काम किया था। वन विभागीय कंजर्वेटर भी बने थे, यानी उसके रक्षक बने थे। ये रेंजर आप कह सकते हैं, उस पद से भी बड़े पद पर थे। ये सारा जो वन विभाग के कंजर्वेटर बने थे, ये कमिश्नर बनने से पहले इन्होंने काम किया था, क्योंकि इनको पता था ठेकेदारी व्यवस्था हमारी चलती है वनों के लिए। अब वन पहाड़ों के लिए कितने महत्वपूर्ण हम जानते ही हैं। वन कटेंगे तो पहाड़ जरूर खिसकेंगे। तो ठेकेदारी प्रथा में क्या होता था, माना किसी को ठेका दिया है हमने 100 पेड़ काटने का, तो उनको देखने वाला कोई होता नहीं था, तो ये ठेकेदार क्या करते थे, 150 200 या उससे अधिक पेड़ काट देते थे। तो ठेकेदारी व्यवस्था इन्होंने बिल्कुल रूप से समाप्त कर दी, और वनों की मार्किंग व्यवस्था, मार्किंग यानी वन पर घन लगाने की व्यवस्था इन्होंने स्टार्ट कर दी। यानी किस पेड़ को काटना है किस पेड़ को नहीं काटना है, वो व्यवस्था इन्होंने सुचारू रूप से चलाई थी। यानी वनों के लिए भी इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए थे हमारे कुमाऊं क्षेत्र में। तो रेमजे के बारे में सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे समाप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कमिश्नर भी आते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, वो हम आखिरी वीडियो में देखेंगे। महत्वपूर्ण जितने भी कमिश्नर थे उनके बारे में हम देख चुके हैं। अब देखते हैं ब्रिटिश कुमाऊं में भूधारण संबंधी अधिकार। तो सबसे पहला फैक्ट आता है थात। तो थात शब्द का क्या अर्थ होता है, थात शब्द का अर्थ होता है भूमि। अगला फैक्ट देखते हैं, थातवान, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो थातवान शब्द का अर्थ होता है भूमि का स्वामी। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट, खायकर। खायकर कौन होते हैं, ये कृषक होते हैं, थातवान के कृषक होते हैं, यानी जिसके पास जमीन है उसके कृषक को क्या कहा जाता है, खायकर।
अगला आता है सिरतान, ये भी कृषक ही होते थे। इसके अलावा क्या काम करते थे? कारीगर हो सकते थे, हलिया होते थे या सेवक होते थे। और ये क्या काम करते थे? कृषि का काम करते थे। थातवान की भूमि पर कृषि करते थे सिरतान, और एक किराए के रूप में उनको पैसा देते थे थातवान को। अगला देखते हैं गूंठ या गूंठ भूमि, मंदिर के अधीन की जमीन। इससे अगर कोई भी राजस्व प्राप्त होता है तो वह मंदिरों को, खासकर हमारे बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर के लिए प्रयुक्त होता था। यानी उसको विकसित करने के लिए, अगर कोई यात्री आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके खाने पीने के प्रबंध के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। यानी राजा खुद देते थे, अंग्रेज खुद देते थे इस टाइम पे, ये याद रखना है हमने। अगला देखते हैं सदावर्त। सदावर्त क्या होता था? ये एक प्रकार का धन निधि या फंड होता था जो तीर्थ यात्रियों के लिए प्रयुक्त होता था। अब जो हमारे कमिश्नर ट्रेल थे उन्होंने सदावर्त संबंधित अनुदान का प्रयोग, सदावर्त वाला जितना भी अनुदान होता था वो अपने अधीन लिया सबसे पहले, और उससे संबंधित जो भी अनुदान होता था उसका प्रयोग उन्होंने क्या किया? दवा खाना बनाने में प्रयुक्त किया। माना कोई यात्री यात्रा करते हैं मंदिरों की, तो उस दौरान उनको दवा खाना या चिकित्सकों की अच्छी तरीके से व्यवस्था की जा सके। अगला फैक्ट देखते हैं हलिया। हलिया कौन होते थे? ये भूस्वामी के कृषक होते थे, और इनके आवास और भोजन की व्यवस्था भूस्वामी द्वारा की जाती थी, लेकिन इनको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाता था। किसी किसी कंडीशन में कभी कभी दिया जाता था। अगला देखते हैं साजी। ये भी कृषक होते थे जो समझौते के तहत थातवान की भूमि पर कृषि करते थे। यानी कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे और कुछ हिस्सा थातवान को देते थे कृषि से रिलेटेड। अगला फैक्ट देखते हैं संजायत भूमि। संजायत भूमि माने सबकी भूमि से समझ सकते हैं आप, संपूर्ण गांव के स्वामित्व वाली भूमि जिसका प्रयोग सार्वजनिक रूप से अपने कृत्यों के लिए गांव के निवासियों द्वारा किया जाता था। यानी किसी एक की जमीन नहीं होगी ये। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं सिकमी हिस्सेदार। माने कोई जमीन है, अगर उसका हिस्से दो भाई हैं तो उन्हीं, दो भाई हैं, तीन भाई हैं, चार भाई हैं, यानी एक ही परिवार के दो या दो से अधिक या तीन से अधिक जितने भी हिस्सेदार अगर होंगे तो उन्हीं को क्या कहा जाएगा? सिकमी हिस्सेदार कहा जाएगा। इसका अर्थ है संयुक्त हिस्सेदार, जैसे भाई या भाई भी हो सकते हैं या भाई या भतीजे के साथ इसका हिस्सेदारी हो सकती है। अगला फैक्ट देखते हैं प्रधान। प्रधान कौन होते थे? गांव से राजस्व जमा करने वाले एक अधिकारी होते थे ये, जो राजस्व जमा करके पटवारी को सौंपते थे और पटवारी इसको सरकारी खजाने में जमा करते थे। अगला देखते हैं अगला पॉइंट, प्रधान खंगी, प्रधानचारी या हक प्रधानी। प्रधान को अपने काम के बदले दी गई जमीन को ही प्रधान खंगी या प्रधानचारी या हक प्रधानी कहा जाता था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं थोकदार। राज्य व प्रधानों के मध्य, माना ये राज्य है, ये प्रधान है, इनके मध्य का जो राजस्व अधिकारी होगा उसी को क्या कहेंगे? थोकदार कहेंगे। थोकदार राजस्व लेकर किसको देगा? राज्य को देगा। प्रधान इसके अधीन कार्य करते थे। यानी माना ये गांव है तो गांव से राजस्व जमा करेंगे हमारे प्रधान। प्रधान किसको देंगे? थोकदार को देंगे। थोकदार से वो हमारा राज्य को, अर्थात पटवारी, पटवारी से राज्य को प्राप्त होगा। ये पूरा सीरियल रहेगा। सबसे पहले गांव, गांव के बाद प्रधान, प्रधान के बाद थोकदार, और थोकदार के बाद ये राजस्व पहुंचेगा पटवारी के पास, और पटवारी से ये कहाँ पहुंचेगा? ये पहुंचेगा हमारे राजकीय खजाने में। आप लोग के लिए एक सवाल है, पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है इसका आंसर। पटवारी पद को सृजित करने वाला कमिश्नर आपने बताना है। अगला देखते हैं थोकदारों को किन अन्य नामों से जाना जाता है? इनको कमीन या सयाना भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है बेनाम भूमि या बंजर भूमि। तो 17 अक्टूबर 1893, डेट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, को सरकार ने यानी ब्रिटिश प्रशासन ने बेनाम भूमि को सरकारी संपत्ति घोषित किया तथा वनों को इसके अंतर्गत जो भी बनाते थे उन्हें जिला संरक्षित वन घोषित किया। महत्वपूर्ण फैक्ट आपने याद रखना है। अगला है केसर ए हिंद। तो केसर ए हिंद का अर्थ होता है राज्य, तो राज्य की भूमि। अब उसी के बारे में हमने पढ़ना है। ईपो नाम का एक अंग्रेज अधिकारी, इसने गढ़वाल में बंजर भूमि को गांव के रिकॉर्ड से हटाकर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया तथा इसका स्वामित्व राज्य, राज्य यानी केसर ए हिंद को प्राप्त हो गया। तो इसी वजह से इस भूमि को केसर ए हिंद भूमि कहा गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट, आपने सारे फैक्ट याद रखने हैं। अगला देखते हैं अब देवी न्याय से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया था, भगवान गोलू देवता जो है हमारे, उनके पूजन की कहानी, उनके जन्म की कहानी, ये सारी कहानी हम देखने वाले हैं। इसके बाद गंगनाथ बाबा की कहानी देखेंगे। तो सेशन अगर पसंद आते हैं तो इनको आपने क्या करना है? लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है, और हो सके कमेंट भी ज़रूर लिखें अपने।
तो देवी न्याय में सबसे पहले हम देखते हैं भगवान गोलू देवता के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है। अल्मोड़ा का तो हम जानते हैं गोलू देवता का मंदिर काफ़ी फेमस है। लोग अपने चिट्ठियों में अपनी परेशानियों को गोलू देवता जी को बताते हैं। तो आप लोग के लिए एक सवाल है, अल्मोड़ा के अलावा उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पर गोलू देवता के मंदिर हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आप लोग। तो देखते हैं, इन्हें उत्तराखंड में न्याय का देवता ही माना जाता है और इन्हें भगवान शिव जी या भैरव का अवतार के रूप में पूजा जाता है। अब इनकी कहानी देखते हैं। तो जो लोक गाथाएं हैं उनके अनुसार चंद वंश के अधीन एक राय वंश होता था। तो राय वंश के ही ये राजकुमार थे। राय वंश के राजा कौन थे? झाल राय थे। झाल राय के पुत्र थे हाल राय, और हाल राय के पुत्र थे गोलूदेव। ये सारा कार्यक्रम, ये जो इनका राजवंश था राय राजवंश, चंद राजवंश के अधीन, ये 15वीं शताब्दी की बात है। अब इनकी कहानी अगर हम देखें तो ये जो हमारे राजा हैं हाल राय, इनके 7 विवाह पहले से हो चुके थे, लेकिन इन्हें पुत्र रत्न यानी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब इन्होंने 8वीं शादी की। 8वीं शादी हालराय जी ने की कालिका नाम की एक सुंदर स्त्री से। अब इसकी सुंदरता से हमारे झाल राय की 7 रानियां काफी ईर्ष्या करती थी, और ज्योतिषियों ने हालराय जी को बताया था कि आपकी 8वीं पत्नी से ही आपको आपका उत्तराधिकारी प्राप्त होगा। तो वाकई ये चीज़ हुआ भी। लेकिन जब पुत्र का जन्म होने वाला था तो 7 रानियों ने, जो हमारी 8वीं रानी कालिका रानी थी, उनसे ईर्ष्या करती थी। इन्होंने रानी से कहा कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए जिससे हम होने वाले बच्चे को बुरी नज़र से बचा सकें। तो रानी उनके झांसे में आ गई। तो इन लोगों ने रानी से क्या कहा कि आपने किसी पुत्र को जन्म न देकर किसको जन्म दिया है? एक सिलबट्टे को जन्म दिया है। सिलबट्टा यानी एक प्रकार का पत्थर जो पीसने के काम आता है। और इन्होंने क्या प्लानिंग करी? इन्होंने एक बक्सा लिया, उस बक्से में उस पुत्र को रख के, एक नदी थी तत्कालीन नदी, गोरी नदी, तो उस नदी में इन्होंने उनके पुत्र को बहा दिया। अब जैसे ही राजा को ये कहानी पता चली कि रानी ने सिलबट्टे को जन्म दिया है, तो राजा ने तुरंत कालिका रानी को त्याग दिया था। अब जैसे ही ये पुत्र गोरी नदी में बह रहा था तो एक मछुआरा था, ये मछुआरे को ये प्राप्त हुए थे। तो गोरी नदी में प्राप्त होने के कारण ये मछुआरे जो थे, इन्होंने गोलू देवता को गोरिया नाम दिया। और इन्हीं से थोड़ा बड़ा होने के बाद इन्हीं से इनको ये पता चला कि आपका जन्म इस प्रकार से हुआ था। अब ये जो गोरी देवता थे या जो हमारे गोरिया थे, ये उन 7 रानियों से बदला लेना चाहते थे। तो बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया? एक बार 7 रानियां, ऐसे लोग मानते हैं 7 रानियां किसी नदी के आसपास घूम रही थी या वहां से जल भरने का काम कर रही थी। तो वहीं पर हमारे गोरिया या गोलू देवता जी पहुंचे। तो वो क्या करने लगे? उन्होंने एक घोड़ा पकड़ा, लकड़ी का घोड़ा पकड़ा, और उसको वो पिलाने लग गए पानी। तो ये जो 7 रानियां थी जो नदी से पानी भर रही थी, वो हंसने लगी राजा पर, ये हमारे गोरिया देवता या गोलू देवता पर। तो उन्होंने कहा, अब ये रानियों ने कहा कि ये लकड़ी का जो घोड़ा है ये किस प्रकार पानी पिएगा? तो हमारे गोलू देवता ने क्या कहा, अगर एक महिला किसी सिलबट्टे को जन्म दे सकती है, यानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है, तो ये काठ माने लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता है? तो इससे काफ़ी डर गई। और ये जो खबर थी, ये जो घटना जो हुई थी, ये जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई और राजा को भी इसकी जानकारी मिली। तो राजा ने तुरंत गोलू देवता को अपना राजा घोषित किया और अपनी जो पत्नी थी उनको पूरे सम्मान के साथ महारानी घोषित किया। तो ये संपूर्ण कहानी थी। और कहते हैं कि ये काफ़ी वीर योद्धा भी थे और काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने अपनी संपूर्ण सेना का नेतृत्व भी किया था। और नेपाल के साथ एक युद्ध हुआ था, उसमें ये शहीद भी हो गए थे। और इसी के बाद इनकी वीरता के लिए, इनके अच्छे व्यवहार के लिए और लोक हितैषी होने के कारण कुमाऊं की जनता इनको पूजने लगी थी। तो वर्तमान में भी इनको पूजा जाता है। एक मंदिर तो मैंने आपको बता दिया है, अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अलावा कहाँ कहाँ इनके मंदिर स्थित है आपने बताने हैं। अब देखते हैं लोक देवता के सेशन में। अगले सेशन हमारे गंगनाथ देवता जी, इन्हें वंचितों का देवता भी कहा जाता है। अब इनकी कहानी हम देखते हैं। तो मान्यता अनुसार ये डोटी माने नेपाल के राजा उदय चंद के पुत्र थे।
अब जैसे ही इनके पुत्र का जन्म हुआ तो राजा ने कहा अपने ज्योतिषी से, आप इसकी बनाइए जन्म कुंडली। तो ज्योतिषी जी ने बताया कि 12 वर्ष का जैसे ही ये बालक होगा ये ग्रह त्याग देगा। तो राजा इससे काफ़ी दुखी हो गए थे। तो इनके राज दरबारियों ने कहा राजा से कि आप अपने पुत्र की शादी करवा दीजिए, जिससे ये गृहस्थ जीवन में रहेगा तो ग्रह त्याग का नहीं सोचेगा। तो 7 बार राजा ने इसका विवाह भी करा दिया, लेकिन अब जो किसी किस्मत में लिखा है वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ऐसा कहते हैं कि ये भाना ब्राह्मणी थी कोई, जोशी परिवार की, अल्मोड़ा में। तो उनके प्रेम में पड़ गए थे। अब इनके बारे में इनको जानकारी कैसे मिली? जो हमारे गंगनाथ देवता जी हैं, इनको कहते हैं कि स्वप्न आया था, स्वप्न में इनके दर्शन हुए थे इन्हें। तो जैसे ही इनके दर्शन हुए थे तो ये इनसे मिलने चले गए। तो वहाँ ऐसे कहते हैं कि ये जो इनके मिलने से, यानी ये बार बार मिलते थे हमारे गंगनाथ देवता जी, गंगनाथ जी और भाना ब्राह्मणी लगातार मिलते थे। तो भाना ब्राह्मणी के परिवार वाले इससे काफ़ी दुखी थे। तो इन्होंने कहते हैं गंगनाथ बाबा जी की हत्या करवा दी थी। और जैसे ही इनकी हत्या कराई, भाना के परिवार ने, भाना ब्राह्मणी के परिवार ने जैसे ही गंगनाथ जी की हत्या कराई तो इन्होंने भूत बनकर अवतरित हो गए। तो इन्हें शांत कराने के लिए इनके परिवार को गंगनाथ देवता जी का मंदिर बनाना पड़ा। और मंदिर बनाने के साथ साथ इनको खुश करने के लिए जागर भी लगाने पड़े। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, गंगनाथ देवता जी जो है हमारे, अन्य देवताओं की जगह पशु बलि बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगर इनको चावल के पकवान परोसे जाएं तो इससे खुश हो जाते हैं। और अगली चीज़ इनसे रिलेटेड फैक्ट है, ये स्त्री पुरुष दोनों में ही अवतरित हो जाते हैं। और इन्हें भी दबे कुचले जितने वर्ग हैं, जितने भी वंचित लोग हैं जिनके साथ बुरे व्यवहार होते हैं या जो सांसारिक जीवन से काफ़ी दुखी हैं, तो उनके देवताएं माने जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं इनसे रिलेटेड, अंतिम फैक्ट, जागरों के माध्यम से आज भी इन्हें जगाया जाता है। उम्मीद है सारी कहानी आपको समझ में आई होगी। सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब देखते हैं कुमाऊं में या हमारे ब्रिटिश प्रशासन के दौरान जल प्रबंधन। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पहले देख लेते हैं। सबसे पहले है गूल। आप लोग के लिए एक सवाल है, मलेथा की गूल, इसका निर्माण किसने कराया था? ये गूल एक प्रकार की नहर थी। तो पहाड़ों में सिंचाई और पेयजल आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं नौला। तो नौला क्या होता है? नौला भूमिगत जल एकत्रित करने हेतु निर्मित करते हैं इसे। जैसे एकत्या नौला है और जानवीर नौला है। एक और सवाल आप लोग के लिए, आपने बताना है जानवीर नौला वर्तमान में कहाँ स्थित है और एक हत्या नौला कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में, किस जिले में स्थित है। अगला देखते हैं सिमार या गजार। कीचड़ युक्त भूमि को ही सिमार कहते हैं। कुछ फसलें काफ़ी बेहतरीन तरीके से होती है इसमें। अगला देखते हैं चुपटौला। चुपटौला क्या है? ये प्राकृतिक जल छिद्र होते हैं जहाँ पर क्या होता है, जल जमा होता है। खासकर ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होता है जहाँ पर पशुचारक इत्यादि लोग जाते हैं, तो वहाँ पर उनके पशु, ये लोग इस जल का प्रयोग करते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं खाल। खाल क्या होता है? वर्षाल जल संग्रहण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। एक प्रकार का तालाब हम मान सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम टॉपिक की तरफ। इसके बाद एक और अंतिम टॉपिक, दो ही टॉपिक बचे हुए हमारे। कुमाऊं जल नियम 1917। इसके तहत क्या किया गया? सभी जल संसाधन जो भी थे वो किसके अधीन आ गए? वो राज्य के अधीन, यानी ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आ गए। और इसी के तहत पहले क्या होता था, जितने हमारे पारंपरिक रीति रिवाज है उसमें ब्रिटिश हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करते थे। लेकिन कुमाऊं जल नियम 1917 के तहत इन्होंने क्या करा, एंग्लो सैक्सन लीगल सिस्टम लागू किया, जिसके तहत हमारे पारंपरिक जितने भी रीति रिवाज हैं, जो भी कानून हैं, ये सब इसी के अधीन आ गए, यानी अंग्रेजों के अधीन आ गए, जिसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। इसके बारे में अगले वीडियोस में हम देखने वाले हैं। अब देखते हैं आज का अंतिम टॉपिक, कुमाऊं वाटर रूल्स 1930। अब इसमें क्या किया गया, 1917 के नियम का सुधार किया गया। खासकर पंचक्कियों के लिए इसमें स्पेशल नियम बनाए गए। अब इसमें क्या किया गया, पंचक्की का जो शुल्क 8 आना होता था वार्षिक, अब इसको इन्होंने क्या कर दिया है, इसी शुल्क को 3 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया। इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, इसके बारे में हम अगले वीडियोस में देखेंगे। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आए होंगे। काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जा रही हैं। तो सेशन पसंद आते हैं तो आपने क्या करना है, लाइक करना है और इनको शेयर करना है। चैनल का नाम हमारा उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन है। टेलीग्राम से आपको
इसी नाम से चैनल हमारा प्राप्त होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। पुरानी वीडियो भी आपने देखने हैं, और टेलीग्राम से ही आपको हमारे चैनल जितने भी हमारे वीडियो आते हैं उनके PDF प्राप्त होंगे। तो आपने क्या करना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप में हमने ग्रुप बना रखा है, उसमें भी जुड़ सकते हैं आप। उसमें इन क्लास के अलावा मैं एक्स्ट्रा नोट्स भी सेंड करता हूँ और आपकी क्वेरीज़ का भी आंसर देते हैं। तो लगातार सेशन से जुड़े रहें। कल किसी प्रकार की कोई क्लास नहीं आएगी। कल वोट करना है, आपने ज़रूर वोट करना है, किसी भी हालत में वोट करना है। कल वोट करने जाएं, सभी लोग जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।